चलो बेटा इधर देखो, इधर ध्यान दो। लास्ट हमने ठीक है, लास्ट में हमने ये सीएनजी तक किया था। भोपाल गैस जो त्रासदी है वो भी आपको बताया तो था, लेकिन आप लिख नहीं पाए, वो बात अलग है। देखो क्या किया, ये प्लेटिनम है ना, फिर रोडियम, लेड, ये यहां तक तो हो गया था कि ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को एकदम प्रदूषण को खत्म कर देते हैं, गैसों में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे है सीएनजी और भोपाल त्रासदी, यहां तक अपने हो गया था, हो गया था भाई। भोपाल त्रासदी ने बताया था कि 3 दिसंबर 1984 को चौरासी को मिथाइल आइसोसाइनेज, जिसको एमआईसी कहा जाता है, ये घटना हुई हुई कहां पर, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सेविन नामक एक कीटनाशी बनाते समय। कौन सा, सेविन नामक। चलो लिखा, ये लिख, जल्दी लिखो। कौन सा लिखना, भोपाल वाली है अभी तक, क्या ऊपर वाला? ठीक, अरे हो गया ये। इद्रिस, ठीक है आगे देखो। अब एक चीज दे रखी है, वायु प्रदूषण के बाद में जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, एक रखना है बीओडी और दूसरा रखना है जैव आवर्धन। अब ये चीज क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट इन दोनों को बोल रहा हूँ। जैव प्रदूषण वैसे भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, दो इसलिए कि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यहीं से बनते हैं कि जैव आवर्धन क्या है ना। जैव आवर्धन के साथ में बीओडी क्या है, क्या दे रखा है, जल में केवल 0.1% अशुद्धि उपस्थित होने पर भी जल पीने योग्य नहीं रहता। आपने ग्लास में मटकी से पानी भरा, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी कचरा देखते हो तो आप पीते नहीं हो, इस लाइन का मतलब वो है। बंगाल का आतंक एक प्लांट है जिसको हम अपन कहते हैं आइकोनिया, क्रेसिफिक्स पूरा नाम है। इस आइकोनिया के अंदर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये कुछ ही सेकंड में अपने जो है ना पानी की पूरी सरफेस के ऊपर ये फैल जाता है, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और पानी पूरा का पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक। बंगाल में सबसे पहले इस तरीके की घटना देखी गई थी। ठीक है आगे देखो, अब एक टर्म आती है बीओडी, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं और आपको फुल फॉर्म के रूप में भी याद होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोलॉजिकल नहीं है, आपको टर्म ध्यान रखनी है। बायो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, चारों चीजें होगी, बायोलॉजिकल, केमिकल डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोफिजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बेटा, ये टर्म है, क्वेश्चन आ भी रखे कि बीओडी का पूरा नाम है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये यहां पर क्यों, देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड करना, किसके द्वारा, पानी में उपस्थित जितने भी कचरा है उन कचरों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन।
देखो पानी में जो कचरा होगा उसको अपघटित कौन करेंगे, अपघटक करेंगे। अपघटक कौन, जीवाणु होते हैं। तो जीवाणुओं को वायवीय श्वसन करने के लिए या अवायवीय श्वसन करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन। और देखो अपघटन के लिए जीवाणुओं को घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला कि अपघटन के लिए जीवाणुओं को घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मैंने यही बोला कि पानी में जो कचरा मौजूद है उसको अपघटित करने के लिए जीवाणु जितनी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे वही मात्रा क्या कहलाती है, बीओडी। अब मैं कह रहा हूं कि पानी में कितना कचरा है, ये बीओडी कैसे बनाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पानी के अंदर जीवाणु है, वो जीवाणु ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करे, मतलब बीओडी ज्यादा है। बीओडी ज्यादा कब होगा, जब कचरा ज्यादा है। अगली वाली लाइन देखो, बीओडी का मान ज्यादा तो जल प्रदूषण भी ज्यादा। अब जितना जल में कचरा ज्यादा होगा उतने ही जीवाणुओं की आवश्यकता होगी, और जितने जीवाणुओं की आवश्यकता होगी उनको ऑक्सीजन भी उतनी ही आवश्यकता होगी। इसलिए बोला गया कि बीओडी, यहां लिख देना, बीओडी समानुपाती जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। बस ये चीज, ये लाइन यही कह रही है, बीओडी जितनी ज्यादा होगी तो उसमें जल के अंदर प्रदूषण भी ज्यादा होगा। अगर जल में घुलित ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो जल प्रदूषित कहलाता है। यदि यह जल की मात्रा 4 ग्राम प्रति लीटर है तो जल अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। अब ये क्या है भाई, अगर जल में घुलित ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम प्रति लीटर है, घुलित ऑक्सीजन है जल में जो मौजूद है, तो जल प्रदूषित कहलाएगा, ये तो फिक्स है। आगे है कि यदि जल की मात्रा 4 ग्राम प्रति लीटर हो जाए, जल की मात्रा नहीं, जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है, अब जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाएगी, जीवाणुओं के द्वारा। जितनी जल में ऑक्सीजन है वो जीवाणु ग्रहण करेंगे तो जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, यानी कि जल के अंदर जीवाणु ज्यादा होंगे। और जल के अंदर जीवाणु ज्यादा कब होंगे, जब उसमें प्रदूषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लाइन सही है कि यदि यह जल की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा 8 से घट करके 4 हो जाए, यानी कि जल क्या है बेटा, अत्यधिक प्रदूषित है। समझ में आया। वापस रिपीट कर रहा हूं, इधर ध्यान दो बेटा। जल मतलब H2O, पहले 8 मिलीग्राम प्रति लीटर था तो जल स्वच्छ था। अब उसमें कचरा है, कचरे को हमें कम करना है, तो जीवाणु क्या करेगा, इस जल में से घुलित ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण क्यों करेगा, प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना। तो इसमें अगर वो मात्रा 8 से 4 हो जाती है, मतलब जीवाणुओं ने ऑक्सीजन ज्यादा ली, और ऑक्सीजन ज्यादा कब जरूरत पड़ेगी, जब जल में प्रदूषण भी ज्यादा होगा। इसलिए ये लाइन की गई है कि 8 से अगर 4 होती है तो प्रदूषण भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखो बीओडी का सूचक है डेफनिया, एक प्लांट है, उसके बारे में ये वही लाइन आ गई अभी हमने बोला, बीओडी समानुपाती जल प्रदूषित, या ऊपर मैंने जो समानुपाती लिखा था, बीओडी समानुपाती डीओ, डीओ मतलब, चलो इस चीज को छोड़ो अभी, बीओडी समानुपाती जल प्रदूषण, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, एक है सीओडी, अपने बीओडी सिलेबस में है, सीओडी सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कचरे को अपघटित करने के लिए रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होगी, मात्रा। हम क्या करते हैं, अपने आसपास जितना भी कचरा होता है, गाड़ी आती है कचरे वाली, वो कचरा उसमें डालते हैं और वो गाड़ी ले जाती है। वो कहाँ ले जाती है, कहीं पर इकट्ठा करेगी क्या, करती भी है, लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस कचरे को सीधा जला देते हैं या उस कचरे को सीधा खत्म कर देते हैं। करते कि नहीं करते, पॉलीथीन अगर अपन आग भी लगाते हैं तो पीछे भी प्लास्टिक जैसा मटेरियल बचा रहता है। तो कुछ केमिकल जो है वो क्या करते हैं, सूखे कचरे को या गीले कचरे को, पहले तो हमने जल की बात की, ये जल की बात नहीं है, अगर जल के बाहर कचरा हो तो कैसे करेंगे, तो केमिकल की वह मात्रा जो कचरे को अपघटित करे वो क्या कहलाएगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, आगे देखो, जल का सीओडी मान बीओडी से अधिक होता है, ये भी सही है, क्योंकि इससे आगे एक टर्म आ रही है बायोमैग्निफिकेशन। जल का सीओडी मतलब केमिकल डिमांड बायोकेमिकल डिमांड से ज्यादा होती, क्यों, क्योंकि जल के अंदर जैसे अपने पचपदरा रिफाइनरी केमिकल्स निकलते हैं, अपन यहां से जैसे ही बालोतरा की तरफ जाते हैं, बालोतरा स्टार्ट होता है तब गंदी तरीके की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती होती है, क्योंकि उनकी पानी के अंदर ही, वहां का अगर आप पानी पियोगे तो भी टेस्ट अलग होता है, अपने इधर का अलग है, क्योंकि उनके पानी के अंदर रसायन, केमिकल, कपड़े धोने वाले बहुत सारे। एक सेकंड बेटा, हाँ सर, हाँ ना ना, एक्स्ट्रा क्या होता है किसमें, ना ना नॉर्मल,
4018। ओके, हाँ बेटा। अब देखो केमिकल कैसे ज्यादा, जैव आवर्धन को मैं ऐसे समझा रहा हूं। ये मेरे पास में पानी है, पानी में सबसे पहले पादप प्लवक है। पानी में अगर डीडीटी, डीडीटी समझते हो, डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी ट्राई एसिटिक एसिड, ऐसा करके कुछ आप बोलते हो, मेरे को डीडीटी की फुल फॉर्म नहीं मालूम। अगर इसकी मात्रा, सुनना बेटा इधर, अगर इसकी मात्रा 0.003 है प्लांट पानी के अंदर, इस पानी को कौन खाएगा या कौन पिएगा? तो इसके अंदर मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, सेम जितना पानी था उसी को ये पादप प्लवक ले रहा है। तो इसी मात्रा को किसने, पादप प्लवक ने एक्स्ट्रा किया। पादप प्लवक को कौन खाते हैं, प्राणी प्लवक या जंतु प्लवक, तो ये मात्रा 0.03 हो जाएगी। इसको कौन खाते हैं, छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाती है, बड़ी मछलियां। कब खाया तूने बेटा, बड़ी मछलियां। यानी कि धीरे 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 ये केमिकल फाइनली बड़ी मछलियों तक पहुंच गए। तो इन केमिकल की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। देखना बेटा इधर क्या लिखा है, कृत्रिम पोषक स्तरों में अविषाक्त डीडीटी पारा कीटनाशी की सांद्रता में वृद्धि होना। ये यहां पर एग्जांपल दे रखा है। देखो पानी के अंदर अगर 0.003 मात्रा है तो उसी पानी को कौन खाते हैं, कौन पीते हैं, पादप प्लवक, वही मात्रा। इससे जंतु प्लवक तक 0.03, छोटी मछलियों में 0.04, बड़ी मछलियों में 1 ppm और वही पक्षियों में 5 ppm। कितनी ppm? अब एक और बता दूं, पक्षियों के अंदर एक अपन बात करते हैं जैसे बगुला या बाज की बात करते हैं, बाज मछलियों को खाता है, ऊपर से उड़ता हुआ आता है, पानी के अंदर सीधी चोंच डाल करके मछलियों को ले लेता है। उसका एक नाम है सीगुल या सीगल। क्या नाम है? इसमें मात्रा कितनी हो जाती है, 25 पार्ट पर मिलियन। 25% तक ये सांद्रता बढ़ सकती है। अभी का फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन ये आया था, यहां से लेकर के यहां तक किसमें सबसे ज्यादा डीडीटी की सांद्रता होगी। देखो बेटा, पानी को हमने विषाक्त किया, उसमें डीडीटी आया। उस पानी को किसने पिया, पादप प्लवकों ने। ऑब्वियसली पानी में तैरने वाले पादप है, ठीक है। उसको किसने किया, जंतु ने। उसको छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और पक्षी। ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसी बढ़ती हुई मात्रा को अपन क्या कहते हैं, जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि एक जलीय पारितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर में टॉक्सिक पदार्थों की, विषैले पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना। समझ में आया? जलीय पारितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, विषाक्त पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या लिख रखा है, जल में जैव अपघटनीय पदार्थ जैसे डीडीटी, लेड, मरकरी के आने से इनका अपघटन नहीं होता। नहीं होता, पानी में इनको कोई अपघटित कर ही नहीं सकता। डीडीटी को कौन अपघटित करेगा, जंतु है तो वो खाए तो डीडीटी अपघटित हो, लेकिन जंतु डीडीटी खाते नहीं है। इसलिए इनकी उच्च उपभोक्ता, यानी कि यहां तक उच्च उपभोक्ता में सांद्रता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है। बायो मैग्निफिकेशन आपको, हाँ सर जी।
देखो इधर आगे, डीडीटी की उच्च सांद्रता के कारण, इधर देखो जो लास्ट में पक्षी लिखा था ना कि पक्षियों में क्या चीज होती है, क्वेश्चन यहां से आता है। हेलो, जैव आवर्धन समझ लिया क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगी जैव आवर्धन है क्या, हो सकता है कि आएगी जैव आवर्धन क्या है तो नीचे 4 ऑप्शन हमें बताना है कि विषाक्त पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना। क्वेश्चन मेन जो है वो इस पैराग्राफ से आता है, ये वाली जो 4 लाइनें, क्या लिख रखा है कि डीडीटी की उच्च सांद्रता से पक्षियों में कैल्शियम उपापचय धीमा हो जाता है, यानी कि उनकी जो हड्डियां है वो कमजोर होती है। कैल्शियम कहाँ आता है, पक्षी जो अंडा देते हैं वो किसका बना होता है, कैल्शियम का। अगर कैल्शियम ही नष्ट हो जाएगा तो क्या उस अंडे के अंदर पक्षी रह पाएगा, अंडे का कवच ही नहीं बनेगा। क्या कह रहा है, कैल्शियम उपापचय धीमा हो जाता है जिसके कारण अंड कवच पतला हो जाता है और कवच समय से पहले बढ़ जाता है जिसके कारण पक्षियों की संख्या में कमी आती है। समझ में आया। सेम चीज जापान में मरकरी के जैव आवर्धन के कारण मिनीमाटा रोग हुआ। हमने पढ़ा था कि जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुए थे बेटा। उसके अंदर मरकरी जो एक ये है, मरकरी कौन सी, मरकरी किसे कहते, पारे को कहते हो, तो वो उसकी मात्रा ज्यादा थी, तो अब जितने भी बच्चे जन्म रहे वो अपंग या कुपंग किसी भी तरीके से हो रहे, ठीक है। तो वहां पर एक मिनीमाटा रोग हुआ। सीधा क्वेश्चन आता है कि मरकरी की अधिकता से या मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हमें ध्यान रखना है मिनीमाटा रोग। अब इसी के साथ में एक चीज और दी है, सुपोषण। देखो नाम से पता चल रहा है सुपोषण यानी अच्छा पोषण। अब ये अच्छा पोषण किसके लिए, इधर ध्यान दो, एक झील है पीछे, एक झील है, झील के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए जंतुओं की मात्रा भी ज्यादा होगी, हुई कि नहीं हुई, प्राणी प्लवकों की ज्यादा हुई, उसके बाद में जंतु प्लवकों की ज्यादा हुई, मछलियों की ज्यादा, तो ऑब्वियसली वहां पर शिकार भी ज्यादा होगा। ऐसा करते करते जो मिट्टी है इस समुद्र के नीचे की, तालाब के नीचे की, वो भी इस सुपोषित जल को अवशोषित करेगी। ऐसा करते करते फाइनली वो झील जो है वो सूख जाती है। क्या हो जाती है, सूख जाती है या मर जाती है, और इसी को अपन यूट्रिफिकेशन या सुपोषण के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है देखो, पोषक पदार्थों की अधिकता जलीय तंत्र में होना सुपोषण कहलाता है। क्लियर, अच्छे पोषण, इससे जलीय तंत्र प्रदूषित होता है जो एक प्रकार का जल प्रदूषण है। इस प्रक्रिया में पोषक पदार्थों की अधिकता के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तथा झील में पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं तथा इसी झील को सुपोषित झील कहते हैं, और फाइनली क्या होता है, उस झील की मृत्यु हो जाती है। हाँ सर, मैं आपको है ना 5-1 मिनट में वापस कॉल बैक करूं। अब अगर यहाँ पोषक पदार्थ ज्यादा होंगे, पोषक पदार्थ ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पोषक पदार्थ होंगे तो वहां पर शैवाल भी उस पोषकों को लेने आएगा, और शैवाल अगर पोषक पदार्थ ले लेंगे तो बाकी वाले जंतुओं को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, जिससे वो जंतु भी मर जाएंगे। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। पोषक पदार्थ बढ़ने के कारण शैवालों की संख्या में वृद्धि होती है, इसे शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम के नाम से जाना जाता है। यूट्रिफिकेशन के कारण झील का बीओडी बढ़ता है, मतलब प्रदूषण बढ़ता है, और झील जो है गर्म हो जाती है, फाइनली सूख जाती है। ठीक है, क्या लिख रहा है, ओलिट्रोफिक झील, यानी कि यह गहरी झील होती है जिसमें पोषक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कोई बात नहीं, चलो। ये ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण में किसी को कोई दिक्कत, 2-3 टर्म ही है। सबसे पहली बीओडी, दूसरा जैव आवर्धन और तीसरा सुपोषण, 3 टर्म ही है, इसके अलावा है नहीं। और एक और आई थी मिनीमाटा रोग, किसके कारण होता है भाई, मरकरी के कारण, पारे के कारण। ओके, अब ये है जल प्रदूषण 65, 66, 67, 3 स्लाइड है। जल प्रदूषण, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण मतलब कि तीव्रता कैसे मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। 60 डेसिबल की ध्वनि अभी मैं बोल रहा हूं, ये आपको कर्कश नहीं लग रही है ना, ये माइक अगर बोल रहा है कर्कश नहीं लग रही, अगर यही मैं किसी के कान के पास ले जा करके फिर बोलूं तो कर्कश लगेगी। तो अपना कान 60 डेसिबल तक ही सहन कर सकता है। सामान्य देखो, शांत वातावरण 25 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण कब होता है, जब 80 से ज्यादा होता है। तो फाइटर जेट प्लान आते हैं जो बहुत ऊपर उड़ते हैं, उनका होता है 120 जे भी ज्यादा। हम क्या करते हैं, डीजे चलाते हैं, अपनी मगन में नाचते रहते, तब पता नहीं चलता। आप डीजे यानी स्पीकर के जस्ट पास में जाओ और फिर कान लगाओ, आपको पता चलेगा। एकदम अंदर जो अपना पर्दा है ना, ड्रम है, उसके ऊपर एकदम लोड पड़ता है, वो फटने के भी चांसेस रहते हैं। आगे देखो, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निरोध अधिनियम 1981 में लागू हुआ।
लेकिन 87 में संशोधन, पहले ये लाइन लिख चुके हो। ईयरफोन तू है ना 3-4-5 घंटे कंटिन्यू कर, यहाँ से दर्द होने लग जाएगा, होता है तो बात वही है, 60 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि चली जाती है। नेक्स्ट देखो, हाँ अब देखो बेटा, ये नोट करके 7-8 एक पॉइंट लिखे हैं, प्रदूषण पूरा हो गया। ये ना कहीं से छांट छांट करके पॉइंट लिखे कि कौन से केमिकल से या तत्व से कौन सा रोग होता है। जैसे ध्यान क्या रखना है, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कैडमियम से इटाई या आउच आउच रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। जल में नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। तीसरा, आर्सेनिक से जानवरों में ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ये आर्सेनिक। फ्लोराइड अपने इधर ज्यादा पाया जाता है, जिसमें पादपों के हरिमहीनता मतलब पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। ये देखो 2014 के अंदर है, पहला रेडियोधर्मी आकस्मिक रिसाव 3 माइल आइसलैंड व चेरनोबिल में हुआ था। अभी तक पूछा नहीं गया है, 14 में सबसे पहले पूछा था, बाद में आया नहीं। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट आती है, देखो एक होती है अल नीनो और एक इसके बाद में आएगा ला नीनो। देखो दो प्रभाव है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन स्लाइड को आप भली, ये लास्ट स्लाइड है, लगभग ये कितने पॉइंट है, 23 पॉइंट है, 1 से लेकर के 23 पॉइंट, ये मैंने ग्रुप के अंदर भेज दी है, ठीक है। ये 23 पॉइंट, इनको तो आपको कतई भूलना नहीं है, भले रट के दिन में 10 बार इन 23 पॉइंटों को रटना पड़े तो भी रट लेना, क्वेश्चन यहीं पीछे से ही पूछा जाएगा। है क्या, देखो ला नीनो अल नीनो। अल नीनो का मतलब यह प्रक्रिया या इस प्रक्रिया में प्रशांत महासागर का जल प्रत्येक 5-6 वर्ष में गर्म हो जाता है, जिससे गर्म धाराएं चलती है और इसके कारण भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहली चीज पूछा जाता है अल नीनो होता कहां है, सेजू अल नीनो होता कहां है, तो पहली बात हम करेंगे प्रशांत महासागर। सुनना, ला नीनो होता कहां है, तो ये भी कहां होता है, प्रशांत महासागर। फर्क इतना ही है, अल नीनो का मतलब गर्म हवाएं, कैसी हवाएं, और ला नीनो का मतलब कैसी हवाएं, यही फर्क है। अल नीनो गर्म हवाएं, ला नीनो ठंडी हवाएं, दोनों में से एक अल नीनो या ला नीनो इस बार एग्जाम में है, ठीक है। अभी तक ये आया नहीं है तो इस बार आने के चांसेस है। फिर उसके बाद में 2-4 पॉइंट और है, वो आप देख लेना, ये इससे ज्यादा अपने पास है नहीं। इन 23 पॉइंटों को तो आपको देखना है ही, कोई छोड़ना नहीं है, बस यही। जैसे कि ये वाला मैं पहले लिखा चुका हूं, देखो पर्यावरण विकास के लिए ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग कम करने के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। इसके बाद है कुछ भी नहीं अपने पास, तो आप यूं करो, ये लिखना करो स्टार्ट, ये लो, ज्यादा नहीं है, यहां तक लिख रखा है जल प्रदूषण। देखो 63, 64, 65, 66 और 67, 6 पेज है, यहां से लिखना करो स्टार्ट। ये लो, बायो अपनी कंप्लीट।